डिजिटल टारगेट किलिंग, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। आज हम इस डिजिटल टारगेट किलिंग के मकासद आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और डिजिटल टारगेट किलिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मकसद ये है कि डिजिटल मीडिया के ज़रिए पार्लियामेंट के कुछ लोगों पर, अदलिया के कुछ लोगों पर, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों पर और मीडिया के लोगों पर उनको टारगेट किया जाता है और उन पर सोशल मीडिया के ज़रिए हमले किए जाते हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगियों को उछाला जाता है, उनकी फैमिली मेम्बर्स की तस्वीरें लगाई जाती हैं, मीम्स बनाई जाती हैं, उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और फिर ना सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल दी जाती हैं बल्कि उनके घर वालों की ज़िंदगियां भी ख़तरे में डाल दी जाती हैं। साथ साथ उनके लिए जो नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं उन लोगों के लिए जो डिजिटल टारगेट किलिंग का निशाना होते हैं, इसके कुछ मकासद भी हैं। और उन मकासद में सबसे बड़ा मकसद ये है, ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये मकसद सिर्फ ये है कि वो लोग जिनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है वो लोग वो काम करें जिसको एक ख़ास ग्रुप निशाना बनाए हुए है और जो ग्रुप ये चाहता है कि जो हम सोचते हैं, जिस तरह हम चाहते हैं, इसी तरह वो शख्स जो पार्लियामेंट में बैठा है, वो हो सकता है मुल्क का वज़ीर आज़म हो, जो अदलिया में बैठा है, जो हो सकता है कोई जज हो या चीफ जस्टिस हो या किसी भी वजारत का सेक्रेटरी हो या वज़ीर हो, और वो लोग जो मीडिया में बैठे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस स्पेशल ग्रुप से जो टारगेट कर रहा है इस प्रोपेगेंडा के ज़रिए लोगों को, वो मीडिया का जो बंदा है वो वही ज़ुबान बोले जो वो उसको बुलवाना चाहते हैं। और इसकी वजह क्या? देखिए, अगर हम डेटा पे जाएं तो एक रीसेंट सर्वे हुआ, गैलप सर्वे, उसके मुताबिक आलमी सतह पर जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी तादाद तकरीबन 50% है। पाकिस्तान में ये तादाद 31% है। तो ये जो एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के ज़रिए हर चीज़ कंट्रोल होती है, हर चीज़ काबू में है और तमाम पाकिस्तान के जो लोग हैं वो डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंस में हैं और उस पर जो कुछ झूठ या सच बताया जाता है वो उसका असर लेते हैं। लेकिन इसका एक फाइनल पॉइंट है, वो क्या है? वो ये है कि डिजिटल मीडिया के सारिफ जो हैं ज़्यादातर, और जो टारगेट किया जाता है जिन लोगों को, वो पाकिस्तान की आबादी का बहुत ही कम हिस्सा हैं। लेकिन वो लोग ऐसे अहम ओहदों पर बैठे हैं जैसे कि पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया, वज़ीर आज़म हो, वज़रा हों, अदलिया में जजेस हों, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हों या मीडिया के एंकर पर्सन हों। ये वो लोग हैं इनमें से मीडिया के अलावा जो तमाम बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं, उन फ़ैसलों के कौम पर असरात नुमायाँ रहते हैं। उन फैसलों को असरअंदाज करने के लिए इन लोगों को टारगेट किया जाता है और इन लोगों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि ये प्रेशर में आके वो फैसला करें जो इस ख़ास ग्रुप को, जो भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसके मफादात को बचाए बल्कि उसके मफादात को आगे बढ़ाए। इसी तरह मीडिया में क्योंकि एक एको चैम्बर क्रिएट करना होता है तो मीडिया के लोग भी वही बात करें जो ये डिजिटल मीडिया के लोग कर रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया टारगेट किलिंग जो है ये चंद एक लोगों पे एम करती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोसाइटी के। इसीलिए आप देखते होंगे एक्टर, एक्ट्रेसेस, टीवी चैनल के एंकर्स, मीडिया के लोग, जजेस फैसले करते हैं इस बात पे कि पब्लिक ओपिनियन क्या कह रही है। पार्लियामेंट को कानून साजी करनी पड़ जाती है इस बात पर कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कितना होता है। हुकूमतें इस बात पर आगे पीछे हो जाती हैं कि डिजिटल मीडिया पे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। फौज और अदलिया के लोगों को इस चीज़ की वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं जिसका शायद हम जिक्र ना कर सकें। तो ये डिजिटल टारगेट किलिंग जो है, इसके असरात जैसे मैंने आपको बताया, मिसालें दी हैं, ये बहुत ख़तरनाक है और इससे जो फैसला साजी पर जो असर अंगेज़ी है इसकी, वो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन है ये कम इन्फ्लुएंस के लोगों को ख़तरनाक बहुत है। कमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि यहाँ पे एक डिस्कशन हो रही है और उसमें डिजिटल टारगेट किलिंग की बात हो रही है कि डिजिटल मीडिया ज़ाहिर एक हकीकत है, सबके सामने है और इसके साथ ही हमें रहना भी है। लेकिन इसकी वजह से जो लोगों पे अटैक हो रहे हैं, लोगों को टारगेट किया जाता है, जजेस को, पार्लियामेंटेरियंस को, जनरल्स को, जर्नलिस्टों को, और फिर उनको कोशिश की जाती है कि उनकी जो राय है
उनकी जो फैसला कुन हैसियत है उसको इन्फ्लुएंस किया जाए और उनको एक ऐसी स्टेज पे लाया जाए जहाँ पे वो एक ख़ास तबके की ना सिर्फ नुमाइंदगी करें बल्कि उसको सपोर्ट करें चाहे वो गलत हो। इससे कैसे बचा जा सकता है? देखें, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजी सेल्फ में तो इशू नहीं होता, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है उसके अंदर ऑब्वियसली इशू होता है। यूजेज की बात और ये जो टेक्नोलॉजी है ये करती है, बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी है वो ये करती है कि इसको एक चीज़ होती है मैस कस्टमाइजेशन। जिस तरह की चीज़ आपको देखना अच्छी लगती है उसी तरह की चीज़ आपके पास बार बार आती जाती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में पोलराइजेशन क्रिएट होती है कि अगर आपको एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंद है, तो आप उसी तरह का कंटेंट देखेंगे जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बोल रहा होगा, क्योंकि वो एल्गोरिदम्स इस तरह काम करते हैं कि वो आपको वही चीज़ जो आपको पसंद है वो आपको बार बार दिखाते रहेंगे और दूसरा जो व्यू पॉइंट है वो आपको नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो जो पोलराइजेशन है और आपके जो बिलीव्स हैं, चाहे वो सही है गलत है, आप उसमें ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो ये, मगर जिसकी आपने बात की, साइबर बुलिंग की बात की कि लोगों को जो है वो हरास किया जाता है, लोगों को तंग किया जाता है, लोगों के बारे में फेक न्यूज़ आई जाती है और अब लोग मर गए हैं डिजिटल टारगेट किलिंग की वजह, उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया गया, उन पर अटैक हुए, मार दिए गए। और ये तो मतलब बुलिंग नहीं है, खाली किलिंग हो रही है, एक्चुअल किलिंग हो रही है, फिजिकल किलिंग हो रही है। डिजिटल मीडिया की तरह नफरत इतनी पैदा कर दी जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी, सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ उस वक्त सही नहीं आई थी। आप जो डिजिटल टारगेट किलिंग की बात करें, ये तो देखिए ये तो बिल्कुल लॉ के, आपके साइबर लॉज ऐसे होने चाहिए जो कि इसको बहुत सीरियसली लें, इसके इर्द गिर्द एक फ्रेमवर्क बनाए, इसके प्रिवेंटेटिव मेजर्स हों और हुकूमती लेवल पे जो है वो पीका ठीक है। ये जो डेफेमेशन का आया है नया लॉ पंजाब का, केपी का, इस्लामाबाद के, ठीक है। देखें, जो डिजिटल लॉज आए हैं जिसमें जो कि इस तरह की एक्सट्रीम डिजिटल टेररिज्म जिसकी बात आप कर रहे हैं, डिजिटल किलिंग की बात कर रहे हैं, उसको जो कर्टेल कर रहे हैं वो तो बिल्कुल होने चाहिए और वो इट्स पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और बिल्कुल उसके आई मीन दीज आर लॉज दैट शुड डेफिनेटली बी देयर। अलबत्ता आई मीन बैलेंस की ऑब्वियसली ज़रूरत है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्रिएटिविटी उसको स्टाइफल ना करें। कैसे होगा? इस तरह के लॉज उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला कौन करेगा? क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इट्स सच ए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ये कोई नेपरा की तरह का तो काम नहीं है ना कि ऑयल प्राइसेस इतनी है तो इतनी होनी चाहिए, इतनी मिलावट है तेल में। कहाँ पता चलेगा कि ये हेट स्पीच है और ये नहीं है? एतबार तो यहाँ इस मुल्क में कोई किसी पे करता नहीं। जो चीज़ आप एक ऐसा फ्रेमवर्क लेकर आ सकते हैं जो कि बाकी मुल्कों में भी है। वी कैन लर्न फ्रॉम द वेस्ट, वी कैन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज के। जर्मनी में बड़ी सख्त सजाएं हैं, बहुत भारी जुर्माने होते हैं, यहाँ पे कर ले। वहाँ तो लोगों को कई साल की कैद की सजा हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाते हैं इदारे, पैसे देते देते। जहाँ पे इस तरह की एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले नहीं होने चाहिए। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो कि डिसाइड करे। ये फैसला कौन करेगा? ये इंडिपेंडेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ही जुर्म हुआ पाकिस्तान के टीवी चैनल पे, पाकिस्तान के टीवी चैनल में, यूके में वही जुर्म हुआ। पाकिस्तान में तो आप कह देते हैं जी कि जानिबदार है पैमरा और अथॉरिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, 10 लाख जुर्माना नहीं कर सका, और वहाँ पे वो बैंकरप्ट होगी कंपनी जिसने वो कंटेंट चलाया। बताएं आप इस पे क्या करे पाकिस्तान की अथॉरिटीज? एक ही जुर्म बार बार। सबसे पहले हर चीज का निचोड़ जो है वो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है? हर चीज का निचोड़ रूल ऑफ लॉ है। जब जो आपके इदारे हैं, जो आपकी हुकूमत है, जो आपके बाकी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक कि उनसे पब्लिक को और बाकी पब्लिक एट लार्ज को ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि जो उनके फैसले होते हैं, जो वो डिसीजंस करते हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होते, न्यूट्रल डिसीजंस होते हैं, प्रॉपर डिसीजंस होते हैं, जब तक कि एक मिसाल नहीं कायम होगी इस तरह की डिसीजंस की, तब तक हमने देखा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में डिसीजंस हम देखते हैं कॉन्टिन्यूसली जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। हाँ ठीक है, ये तो आप बिल्कुल, मुझे तो ऐसे सियासी बात ना करें, मैं फिर सियासत की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं आपसे एक सीधी सी बात कर रहा हूँ, लोगों की जिंदगियाँ खतरे में हैं, आप मुझे सियासी बयान दिए जा रही हैं। मैं आपसे आईटी एक्सपर्ट के तौर पे बात करना चाह रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जब तक ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तब तक लोग मरते रहे ऐसे सड़कों पे, उनकी लाशों को आग लगा दी जाए,
सिर्फ इसलिए कि आपके मुताबिक एक चीज़ क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैंने अभी जर्मनी की आपको मिसाल दी है, हमारी सोसाइटी जर्मनी से ज़्यादा डेवलप्ड है। इंग्लैंड की मिसाल दी है आपको, मतलब आप वहाँ तो यही मुझे बताएं। मैं टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं की भाई, मैंने तो आपसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, क्या एक जुर्म जो यहाँ पे हुआ पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पे, वही जुर्म इंग्लैंड में हुआ? यहाँ पे आप नहीं सजा दे सके क्योंकि हमारी अथॉरिटी जो है वो क्रेडिबल नहीं है। वहाँ बंद भी कर दिया, जुर्माना भी किया, बैंकरप्ट भी कर दिया, वो हम पे कोई बोला नहीं, चू नहीं की किसी ने। सिर्फ ये वजह थी कि वो क्रेडिबल और हम क्रेडिबल नहीं है, या हम वैसे ही गोरे के जिल्द की रंगत के इतना नीचे आए हुए हैं कि वो जो करे ठीक है, हम जो करें गलत है? क्या वजह है? देखिए, आप अगर मुझसे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के तौर पे बात करते हैं तो मैं आपको अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के तौर पे जवाब दूंगी तो फिर मैं यही जवाब दूंगी कि टेक्नोलॉजी जो है उसमें इसका सोल्यूशन नहीं है। टेक्नोलॉजी तो आपके पास एक मीडियम है, एक मीन है, हाँ, उसको आप किस तरह यूज करते हैं और आप किस तरह के फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, उसको आपके इस सवाल का जवाब मैं जब भी कोई भी जवाब इसका दूंगी तो वो ब्रेक लेने। अल्लाह आप दोनों को हिफाजत से रखे। कमल जी बताइएगा, देखिए आप सुन रही हैं ना, यहाँ पे सीरियस लाइफ थ्रेट्स हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हुई हैं, अटैक्स हुए हैं, पर्चे दर्ज हुए हैं। इस सूरत में सख्त कवानीन होना या फायर वॉल होना जिससे हेट स्पीच रुक सके और किसी की जान बच जाए, आपके ख्याल में इसमें मसला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे अफेक्ट होगी अगर इंग्लैंड या जर्मनी जैसे कवानीन यहाँ भी हों? देखें, जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का ताल्लुक है तो वो हर मुल्क में, बहुत सारे मुल्कों में होती है। पब्लिक सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल होनी चाहिए, मुल्क में होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा। जहाँ यहाँ जो गरीदा साहिबा ने बातें की, उसके लिए देखें कुछ चीज़ें फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आती। जब किसी को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिस इज़ क्रिमिनल, दिस इज़ नॉट बुलिंग, दिस इज़ नॉट ट्रोलिंग। आई कम्प्लीटली एग्री विद हर। और अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें कौन डिसाइड करेगा की बात ही नहीं है, कि बड़ा प्लेन है ये कि अगर कोई किसी को डेथ थ्रेट्स आ रही हैं और कोई किसी को इस तरह की प्रॉपर थ्रेट्स आ रही हैं, या किसी की इज्जत के ऊपर, किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया में ये कानून है कि अगर आप किसी के ऊपर कोई डेफेमेशन कर रहे हैं, डेफेमेशन लॉज होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू डेफेमेशन हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, प्रिंट मीडिया के थ्रू हो रही है, या किसी और तरीके से हो रही है। डेफेमेशन के लॉज हैं और उस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो रही है। तो ये तो बिल्कुल प्लेन है, सिंपल, इसमें कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई चीज़ ही नहीं आती है। आई मीन इट्स क्लियर एज डे लाइट। ठीक है, तो ये फायरवॉल जो आई है, आप समझती ये इससे नेशनल जो सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी? देखिए, मुझे तो पता नहीं है कि फायरवॉल, तो किसी ने एडमिट ही नहीं किया कि फायरवॉल आई है, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि क्या है। फायरवॉल एक पहले से लगी हुई थी, पीटीए की एक पहले से फायरवॉल थी, जो कि हमारी एक नेशनल फायरवॉल थी। अभी क्या हुआ है, किस वजह से इंटरनेट स्लो हुआ है, क्या हुआ है, र्यूमर्स है, स्पेकुलेटिव बातें हैं, तो उस पर मैं नहीं कह सकती कि किस वजह से हुई है। अगर फायरवॉल आई है तो इस पर तो गवर्नमेंट का कोई स्टैंड क्लियर ही नहीं है।